तो नेशन न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो 9 साल बाद एक बार फिर खड़ा हो गया कि आखिर आरुषि का हत्यारा कौन है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया, लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। करीब 1400 दिन बाद तलवार दंपत्ति जेल से रिहा होंगे। दोनों फैसले से जाहिर सी बात है राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अदालत के फैसले के बाद वक्त का पहिया फिर 16 मई 2008 की उस रात पर घूम गया है और ये सवाल फिर से लोगों के जहन में जिंदा हो गया है कि आखिर आरुषि हेमराज को फिर किसने मारा है। दोनों तलवार दंपति को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। परिस्थितियों ने साक्ष्य पर आधारित था। कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया है कि सारी सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं, इंटरलिंक नहीं होती हैं। माननीय न्यायालय ने उस सजा को पूर्ण रूप से गलत माना और उनको एक्विटेट कर दिया। तलवार दंपति ने आरुषि हेमराज का कत्ल नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस एस लाल की निचली अदालत के करीब 208 पन्ने के फैसले को पलट दिया और जो माता पिता अपनी बेटी के कत्ल के लिए दोषी करार दिए गए थे, अब वो राहत की सांस ले रहे हैं। कोर्ट में हमारे क्लाइंट्स को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने बरी किया है। जो इल्जामात लगाए गए थे वो गलत पाए गए हैं, बेबुनियाद पाए गए हैं। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सरासर खारिज कर दिया गया है और हमारे दोनों क्लाइंट्स जो है बरी हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल दोपहर में वो जेल से बाहर आएंगे। नुपुर और राजेश तलवार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुकून पहुंचाने वाला जरूर है, लेकिन इस फैसले के बाद 9 साल पुराने सवाल फिर जिंदा हो गए कि आखिर कौन है आरुषि हेमराज का कातिल। नोएडा पुलिस और सीबीआई के पास इस सवाल का जवाब तब भी नहीं था और आज भी जांच एजेंसी का यकीन डिगा नजर आता है। सीबीआई अदालत ने हालात को देखते हुए तलवार दंपति को दोषी माना था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हीं हालात पर गौर करते हुए सबूतों के अभाव में नुपुर और राजेश तलवार को बरी कर दिया। देखिए, सीबीआई का केस आपको शुरू से लेके चलना पड़ेगा कि खुद सीबीआई ने इस मुकदमे में जो आखिरी रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें वो खुद ही जो है पहले केस बंद करना चाह रहे थे। उसके बाद में जो मुकदमा चला, सजा हुई, अब उस सजा को देखते हुए जो साक्ष्य पेश हुए थे उनका यहाँ पूरी विस्तृत से अवलोकन किया गया, विश्लेषण किया गया। लगभग 4 महीने हमारी बहस सुनी गई डे टू डे बेसिस पे। उसके बाद में ये फैसला आया है। लीगल लड़ाई अभी जारी रहेगी क्योंकि अभी हिम्मत नहीं हारनी है। अभी हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है तो अभी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग रुख करेंगे। जज ने फैसला सुनाने से पहले सीबीआई जांच की खामियां उजागर की। सीबीआई अब पूरे फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि पहले ही दिन से पुलिसिया जांच में लापरवाही का जो सिलसिला शुरू हुआ उससे केस की कड़ियां उलझती चली गईं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी वो सुराग नहीं तलाश सकी जिससे आरुषि का असली कातिल बेनकाब हो पाता। देश की बड़ी मर्डर मिस्ट्री कही जाने वाले इस मामले ने शुरुआत से लेकर अब तक कई मोड़ लिए हैं और पूरी संभावना इस बात की है कि आज के इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन इलाहाबाद। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आरुषि हेमराज मर्डर केस में जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यकीनी तौर पर सबसे बड़ी लापरवाही नोएडा पुलिस ने ही की थी, लेकिन सीबीआई के जिन दलीलों ने तलवार दंपत्ति को जेल पहुंचाया था वही दलीलें हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई। जांच एजेंसी की दलील थी कि गुस्से में कत्ल हुआ, लेकिन अदालत के सामने सबूत पेश करने में जांच एजेंसी नाकाम रही, जो रिहाई की एक बड़ी वजह बनी। जांच एजेंसी की दलील थी कि किसी क्लिनिकल हथियार से गला काटा गया, लेकिन अदालत में यह तर्क हावी हुआ कि कत्ल का कोई हथियार नहीं मिला। जांच एजेंसी ने कहा कि आरुषि का मोबाइल डेटा डिलीट किया गया, लेकिन अदालत में जब दूसरे तर्क से यह कहा गया कि डाटा डिलीट करने वाले की पहचान नहीं पक्की है, तो फिर कैसे शक आरुषि के माता पिता पर हो सकता है। तलवार दंपति ने हेमराज का शव छिपाया, ये जांच एजेंसी ने कहा, लेकिन तलवार दंपति के कपड़ों पर कहीं भी हेमराज का खून नहीं मिला। ये एक और तर्क जो है वो अदालत में पेश किया गया, जो उनके पक्ष में गया। आरुषि की मां नुपुर तलवार ने अपनी ही बेटी के कत्ल के आरोप में महीनों सलाखों के पीछे गुजारे। तिनका के फाउंडर वर्तिकानंदा ने अक्टूबर 2016 में नुपुर तलवार का जेल से ही एक इंटरव्यू लिया था। आइए आपको दिखाते हैं ये पुराना इंटरव्यू जो साल 2016 का है, उसके कुछ अंश। डॉक्टर तलवार, पिछले कई दिनों से आप कविताएं लिख रही हैं और बहुत पढ़ भी रही हैं। किस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पर लिखती रही हैं आप, और कोई ख़ास ऐसी कविता जो आप हमारे साथ इस समय बांट सकती हैं?
साढ़े 7 साल हो जाएंगे अगले महीने, जब से हमने आरुषि को खोया। और उस दिन से अभी तक सिर्फ दुख, सिर्फ दर्द देखा है। एक दिन भी खुशी नहीं आई, कोई खुशियाँ नहीं आई हमारे लिए। ज़्यादातर मैं अपने जो इमोशंस हैं लिखती हूँ, उनको वो तो मुझे सिर्फ दुख और दर्द उसमें नज़र आता है, जो हमने खो लिया, जो हम अभी कभी वापस नहीं आएगा हमारे ज़िंदगी में, वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेरे राइटिंग्स में। इस सारे माहौल के बीच जब आपको लेकर लगातार सवाल उठे, बहुत से सवाल उठे, बहुत सी तीखी बातें कही गईं, उनमें कविता ने आपको शायद सहारा दिया और तिनका तिनका डांसना की कोशिश भी यही है। हम इस कोशिश के ज़रिए उन जिंदगियों के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्होंने जेल के हालात को अपने तरीके से स्वीकार करने की कोशिश की। तो इसे स्वीकार करते हुए आपने जो लिखा, हम चाहेंगे कि कुछ आप हमारे साथ भी बांटें। ज़रूर बांटूंगी। सबसे पहले मैंने 2 लिखी थी, एक सिर्फ चुप्पी और एक आरुषि करके थी, वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। आरुषि का मीनिंग है द फर्स्ट रे ऑफ द डॉन, सुबह की पहली किरण। तो वो मैंने लिखी थी। पहली किरण भोर की मेरी, जब आई मेरी दुनिया में, गीत बनी वो जीवन की, बनी इबादत का हिस्सा वो, और ज्योति मेरे मन की। वो उजियारा थी जीवन की, उसको छीना हथियारों ने, अंधियारा बन गई ज़िंदगी, लूट गई सारी खुशियाँ व मेरी। सपने सब रह गए अधूरे, सिर्फ बची है यादें, धन्य हुई तुमको पाकर, पर रही अधूरी सब बातें। जहाँ भी हो तुम, मिले तुम्हें शांति, एक माँ की यह है प्रार्थना, आभारी हूँ तेरे प्यार की, अब तू ही है मेरी साधना। करती हूँ तेरी पूजा, तू ही मूरत मेरे मन की, आरुषि पहली किरण भोर की मेरी। डॉक्टर तलवार, आप जब आप इस तरह की कविताएं लिखती, पहले जाहिर है आप कविताएं नहीं लिखती थी, आपके पास उतना समय भी नहीं था या उस तरफ आपका रुझान नहीं गया। अब ये जो ज़िंदगी है एकदम अलग तरह की ज़िंदगी, कैसे आपका दिन कैसे गुजरता है और रात कैसे कटती है? दिन तो समय काटना तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। रात को तो विचार सिर्फ एक ही तरफ जाते हैं, जो ज़िंदगी बाहर थी, जो खो गया, जो वापस नहीं आ गया, यही सोचते रहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब ये सब ठीक होगा, हमें क्यों भगवान ने चुना इस दुख और दर्द के लिए, हम दोनों को, हमारे परिवार को। दिन मैं यही कोशिश करती हूँ मैं कि कुछ न कुछ पढ़ती रहूँ, मन डाइवर्ट रहे, और थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू कर दिया। उसके पहले जैसे आप सही कह रहे थे, बिल्कुल कभी कुछ लिखा नहीं था, कभी अपने इमोशंस, थॉट्स कभी भी नहीं लिखे थे। लेकिन अब इससे भी बहुत मन को शांति मिलती है। जो भी मन में बात आती है, चाहे वो एक विचार हो, 2 विचार हो, उसको लिख देती हूँ। और बाकी समय थोड़ा जो मरीज़ें हैं यहाँ देख के, दांत के इलाज के लिए, उसी में समय गुजरता है। चलिए, तो यहाँ पर ये पूरा फैसला जो है एक बार फिर से इस सवाल को छोड़ गया है लोगों के जहन में कि आरुषि का हत्यारा कौन। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अब की बार सीधी टक्कर होगी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। सीधे तौर पर ये दोनों पार्टियां आमने सामने खड़ी होंगी इस मुकाबले में। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और इस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की, और इस रण के लिए चुनाव आयोग ने बजा दिया है बिगुल। हालांकि गुजरात चुनाव की तारीखों का मुकम्मल ऐलान आज नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। 16 से 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर सकेंगे, जबकि 18 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि राज्य के सभी 7,521 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा और सभी पोलिंग बूथों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। कि हिमाचल प्रदेश में हम 68 पोलिंग स्टेशंस का जो वीवीपैट स्लिप्स होगा
वो हम उसकी काउंटिंग भी कराएंगे और उसके रिजल्ट को सीयू के रिजल्ट के साथ मैच भी कराएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और जो उन्होंने हमारे जो पिटीशन और एफिडेविट को उसका मतलब संज्ञान लेते हुए जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। आपने बोला उसका नंबर कहाँ पर है, हमारे पास जो है आज की तारीख में 17.19 लाख हमारे पास बीयू और सीयू हैं, 9.4 लाख बीयूज हैं, सीयूज हमारे पास 7.80 लाख है, वीवीपैट्स हमारे पास 1,05,500 हैं। आगे बढ़ते हैं खबर पटना से, जहां सृजन घोटाले के खिलाफ आरजेडी के मार्च के दौरान हिंसा हो गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। बिहार में ये लालू स्टाइल की सियासत है। आरजेडी कार्यकर्ताओं का जत्था सालों बाद फिर सड़क पर उतरा। पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम पुलिस वालों पर कुछ इस तरह कहर बनकर टूटा कि एक जवान पर कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। पत्थरबाजी के दौरान जवान का सिर फट गया। पुलिस ने वाटर कैनन के जरिए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवी हंगामा करते रहे। पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च में जमकर हंगामा आप देख सकते हैं। पुलिस वालों पर रोड़े चलाए गए हैं, इससे मारा गया है पुलिस। इस सर फटा है, इससे दो पुलिस वालों का सर फट गया है। सर फटे हैं और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना में आरजेडी के राजभवन मार्च के दौरान हंगामा बढ़ा हुआ है। तमाम जो युवा कार्यकर्ता उन्हें रोका जा रहा है, वो राजभवन जाना चाह रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ना चाह रहे हैं और उसको लेकर ये पूरी रोड़ेबाजी उन लोगों ने शुरू कर दिया। सृजन घोटाले के खिलाफ आरजेडी नेताओं ने राजभवन की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस की भिड़ंत हो गई। हो हंगामे के बीच ही आरजेडी ने सीएम नीतीश और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का इस्तीफा मांगा। और नीतीश कुमार जी के दबाव में आकर के देश की सरकार ने जांच कर रहे अधिकारी को हटाया ही नहीं, बल्कि जो जांच की लपटे सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी की तरफ जा रही थी, उनको कम करने की कोशिश की गई। वहीं राजभवन के बाहर आरजेडी नेताओं के हंगामे पर जेडीयू ने सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपनी लंपट संस्कृति से अब तक बाहर नहीं आ रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सृजन की वित्तीय अनियमितता के संबंध में सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच कर रहा है। अगर आपको लगता है कि जांच में कोई गड़बड़ी हो रही है, तो इतना अभी जमानत के लिए दर की खाक खोज रहे वकीलों की फौज आपके पास है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा लालू परिवार? लालू यादव और उनका परिवार इन दिनों कानूनी उलझनों और भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। पटना में मार्च के जरिए लालू ने बीजेपी जेडीयू सरकार को साफ संदेश दिया है कि भले ही वो सूबे की सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन बिहार की सियासत पर उनकी पकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई है। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे फुटबॉल पर किक लगाने के दौरान मंत्री जी गिर गए। तस्वीरें बिहार के नालंदा से आई हैं। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार नालंदा गए। वहां उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ करना था। मंत्री जी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फुटबॉल की किक लगाई, उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। मंत्री जी के साथ हादसा हो गया। गनीमत ये रही उनको ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई और लोगों के बीच जमकर वायरल हुई। उधर रेवाड़ी में जूतों से बच्चों की पिटाई का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया। आरोप है कि बच्चे सीबीएसई लेवल के गेम के लिए मुरथल के एक स्कूल कैंप के लिए गए थे। वहां उनके साथ एक टीचर ने ऐसी बात की जिससे नाराज होकर बच्चों को अपने जूतों से उसने पीटना शुरू कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रशासन घिर गया। टीचर को नोटिस भेजकर अब जवाब मांगा गया है। तो चलिए, ये आज के अध्यापक हैं, जरा सोचिए किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं और कैसा बर्ताव अपने स्टूडेंट से कर रहे हैं। और बात बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के सपनों के आशियाने की, जिसका अब कायाकल्प किया जा रहा है। एक फर्म बंगले को बहुमंजिला इमारत की शक्ल देने जा रही है, जहां दिलीप कुमार का एक संग्रहालय भी बनेगा। आपको बता दें कि इस बंगले को फिर से हासिल करने के लिए दिलीप कुमार ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है। और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। हिंदी सिनेमा का अजीम कलाकार दिलीप कुमार का वो अंदाज। वक्त बदला, फिल्मों का दौर बदला,
लेकिन दिलीप कुमार की अदायगी की वो दीवानगी आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में ताजा है। इन्हीं यादों को सहेज कर रखा जाएगा मुंबई के पाली हिल्स में दिलीप कुमार के नए आशियाने में। इस बंगले की चाबी फिर से हासिल करने के लिए दिलीप कुमार और उनके परिवार को 11 बरस का इंतजार करना पड़ा था और अब नए रंग रोगन के साथ बंगले का कायाकल्प किया जा रहा है। करारनामे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनेगी उसमें एक म्यूजियम होगा जिसमें दिलीप साहब के पूरे करियर की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा बिल्डिंग में 50% हिस्सेदारी दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो की होगी। दरअसल बंगले के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत में कानूनी जंग लड़ी गई। साल 2006 में दिलीप कुमार ने मुंबई के एक रियल एस्टेट फर्म से करार किया था। 2412 स्क्वायर गज में फैले इस बंगले के डेवलपमेंट के लिए करार किया गया था, लेकिन बिल्डर ने कोई काम नहीं किया। इसके बाद दिलीप कुमार ने बंगले को वापस लेने की मांग की थी। उसके बाद से प्रॉपर्टी विवाद कानून की दहलीज पर पहुंचा। 11 साल बाद 12 सितंबर को केस का फैसला दिलीप कुमार के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को उनके पाली हिल्स वाले बंगले के विवाद को सुलझाने के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी को 20 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। अब दिलीप कुमार का आशियाना नए अंदाज में दुनिया के सामने आएगा। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की धमकी का सिलसिला लगातार जारी है, जो दुनिया को चिंता में डाल रहा है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री ने अपने देश के परमाणु हथियारों को न्याय की तलवार बताया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी तल्ख होते नजर आ रहे हैं। क्या नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की तल्खी घातक नतीजे तक पहुंच चुकी है? क्या दुनिया में मंडराने लगा है परमाणु युद्ध का खतरा? नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर धमकी देकर दुनिया में यही बहस छेड़ दी है, साथ ही खौफ भी। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिकी बमवर्षक विमानों की गर्जना शांत भी नहीं हुई थी कि बौखलाया नॉर्थ कोरिया अमेरिका को खुली चुनौती देने लगा है। जिस परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसे यूएन के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, उसे नॉर्थ कोरिया अपना सबसे बड़ा और अहम हथियार बता रहा है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा, हमारे देश के परमाणु हथियार न्याय की तलवार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में दिया गया बयान युद्ध के लिए उकसाने वाला था। वो दुनिया को बहकाने की कोशिश में है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने मिशन पर मजबूती से खड़ा है। ये अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की खुली धमकी है। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर तानाशाह पर दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि ट्रंप ने अपने तरकश से एक और तीर छोड़ दिया है। नॉर्थ कोरिया के हालिया मिसाइल और परमाणु परीक्षणों पर हमारा नजरिया अलग है, और ये समस्या ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां कुछ तो किया जाना चाहिए। आखिर में मैं वही करूंगा जो अमेरिका के लिए उचित होगा, जो पूरी दुनिया के लिए ठीक रहेगा। तो क्या अमेरिका फाइनल वॉर के एक्शन में आ गया है? टीम न्यूज़ नेशन। सैलानियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले मुन्नार में उनके लिए खास तोहफा है। वो सौगात है नील कुरिंची फूलों की। ये फूल हर 12 साल में खिलता है। इन खूबसूरत फूलों के खिलने से पहाड़ियों का रंग नीला लगने लगता है। इसी कारण यहाँ के पहाड़ों को नीलगिरी का नाम दिया गया है। आखिरी बार ये फूल साल 2006 में खिला था और अब टूरिस्टों को 2018 12 साल के लंबे इंतजार बाद इसका दीदार हुआ।